Guys, our today's topic is annual general meeting. In this video, we will discuss regarding the annual general meeting of any company. First of all, I would like to say that the main basic reason behind the conducting of annual general meeting is to take the important decision regarding the company performance. जो इसका मेन रीज़न होता है एजीएम कंडक्ट करने का, वो मेनली शेयर होल्डर्स को इंटीमेट करना होता है व्हाट इज़ द प्रीवियस status of the company, whatever the company has performed in its last year. So the company will present those details, and apart from that, what is the future planning of the company, what is the future activities of the company. Regarding that, the company discuss in the annual general meeting. बेसिकली अपने देखा जाए तो मेन रीज़न ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि इस एजीएम को कंडक्ट करने का मेन रीज़न जो होता है कंपनी के स्टेटस को जानना होता है. कंपनी आज किस पोजीशन पे है, क्या पोजीशन है कंपनी का, वेदर द कंपनी इज़ गेनिंग प्रॉफिट और वेदर द कंपनी इज़ इनकरिंग लॉस और वट एवर इज़ दैट. द मेन रीज़न बिहाइंड द कंडक्टिंग ऑफ एजीएम इज़ टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स who has invested their money in the company's shares. तो मेनली यही रीज़न होता है एजीएम को कंडक्ट करने के लिए. एंड एजीएम में अपने बेसिक जो एजेंडा हमारा होता है, डिस्कस जो करते हैं, वो मेनली होता है रिव्यूइंग ऑफ द अकाउंट. जो कंपनी का बैलेंस शीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता है, उसको रिव्यू करना एंड अप्रूव करना ऑडिटेड अकाउंट्स को मेनली इसीलिए कंडक्ट किया जाता है क्योंकि हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी हैं डिटेल्स जो है बहुत ही डिटेल्ड वे में दिया हुआ रहता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस है कंपनी का, व्हाट इज़ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी and how the company is growing. All these details is provided in accounts. So the main reason behind the conducting of AGM is to approve the audited accounts of the company. Apart from that, various other things is also discussed in this AGM. That is regarding maybe related to appointment of auditor, distribution of dividend, or maybe the other things. There are lots of things to be discussed in AGM. So it depends कि आपका एजीएम के अंदर क्या क्या एजेंडा है मेनली. सो इस वीडियो के थ्रू आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज़ रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एनी कंपनी. सो लेट्स मूव. Section 96 deals with the annual general meeting of company, and 96 provide the details, rules and regulations that is mainly related to the annual general meeting, and it is applicable for all the companies except the one person company. ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है सबको ही करना पड़ेगा, जितनी भी कंपनियाँ हैं. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनी एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी. क्यों? क्योंकि द मेन लॉजिक बिहाइंड इट दैट कि इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी देयर इज़ ओनली वन मेंबर. सो हाउ दैट पर्सन विल कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग. वन पर्सन कैसे कंडक्ट कर सकता है एनुअल जनरल मीटिंग. सो इसलिए वन पर्सन कंपनी को छोड़ के सभी भी जितनी भी कंपनियाँ हैं, सब कंपनियों पे एजीएम कंडक्ट करना कंपलसरी है. और ये जो एजीएम होता है एनुअल बाय नेम से ही पता चल रहा है कि ये जो मीटिंग है वो सालाना होता है, साल में एक बार आपको करना ही पड़ता है. तो इसका बेसिक रूल ये है कि फर्स्ट एजीएम जो है किसी भी कंपनी का, अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसका जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है उसको कंडक्ट करना पड़ता है अपने को 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फिनेंशियल ईयर. 9 month के अंदर अपने को कंडक्ट कर लेना पड़ता है. अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते. इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि आप चाहो तो जिस ईयर में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसी ईयर आप एजीएम कर सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर कर सकते हो. सपोज़ दैट कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है जनवरी में 2019 में, जनवरी 2019. उस कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो वो चाहे तो 31 मार्च 2019 को अपना अकाउंट्स क्लोज़ करेगा, एंड अपना अकाउंट्स क्लोज़ करने के पास उसके बाद उसके पास 9 month टाइम है एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए. तो 9 month
अगर अपने काउंट करेंगे तो वो हमारा जो डेट आ रहा है वो दिसंबर 2019 आ रहा है। तो वो कंपनी अगर चाहे तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट वो अपना एनुअल अकाउंट्स जो है 31 मार्च 2019 को ही क्लोज कर सकता है, नहीं तो नाउ द कंपनी हैज़ अदर ऑप्शन ऑल्सो, इट कैन क्लोज इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल अकाउंट्स जो है नेक्स्ट ईयर जो तुम्हारा जो उस कंपनी का होता है वो है 2020, तो मार्च 2020 को भी वो कंसिडर कर सकता है अपने एनुअल अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। अगर वो कंपनी मार्च 2020 को एनुअल अकाउंट्स क्लोज करता है तो उस हिसाब से 9 मंथ्स जो अपने काउंट करेंगे वो दिसंबर 2020 आता है। तो कंपनी जो है चाहे तो दिसंबर 2019 को एजीएम कंडक्ट कर सकता है मार्च 2019 में एनुअल अकाउंट्स को क्लोज करके, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है मार्च 20 में वो एनुअल अकाउंट्स को क्लोज करेगा और दिसंबर 2020 में वो एनुअल जनरल मीटिंग अपना कंडक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट केस में यही बोला जा रहा है कि जब कोई भी न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हैं उनके पास 9 मंथ का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट फिनेंशियल ईयर। बट सब्सिक्वेंट जो एजीएम होगा, अगर नेक्स्ट जो एजीएम वो कंपनी करेगा, किसी भी कंपनी का सब्सिक्वेंट एजीएम जो होता है वो जो है उनको कंडक्ट करना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फिनेंशियल ईयर। तो हमारा इन जनरल देखा जाए तो 31 मार्च को अपना अकाउंट्स क्लोज करने का डेट होता है, तो उस 6 मंथ जब अपने काउंट करेंगे तो अपना सितंबर आएगा, तो सितंबर के अंदर अपने को कंडक्ट कर लेना होता है एजीएम। सो सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी कंडक्टेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फिनेंशियल ईयर। एंड उसके अलावा वी हैव टू ऑल्सो keep in our mind that the gap between the two annual general meetings should not more than 15 months। एक और दूसरे एजीएम के बीच में गैप जो है ना 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही अपने को कंडक्ट करना है। अच्छा, इसमें थोड़ा और रिलैक्सेशन दिया गया है कि सपोज दैट इफ़ योर कंपनी हैज़ फेल्ड टू कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर आपने नहीं कंडक्ट कर पाया है, इन दैट केस देयर इज़ सम रिलैक्सेशन। इफ़ यू आर हैविंग एनी जेन्युइन रीज़न, कोई स्पेसिफिक रीज़न है, यू कैन अप्रोच टू द रजिस्ट्रार एंड आस्क द रजिस्ट्रार टू एक्सटेंड द टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन इन कंडक्टिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो उस केस में क्या है, इफ़ रजिस्ट्रार विल थिंक दैट ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीज़न द कंपनी हैज़ नॉट कंडक्टेड द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, देन इन दैट केस क्या करेगा, रजिस्ट्रार विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा 3 मंथ टाइम देगा। पीरियड नॉट, बट दैट पीरियड शुड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। 3 मंथ्स के अंदर वो कितना भी टाइम दे सकता है। रजिस्ट्रार में प्रोवाइड एनी टाइम, लाइक इट कैन प्रोवाइड द रिलैक्सेशन ऑफ 1 मंथ, इट कैन प्रोवाइड द रिलैक्सेशन ऑफ 2 मंथ, but it will not provide you the extra time period of more than 3 months। एंड ये जो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है that is not applicable in case of first annual general meeting of a company, it is mainly provided for the subsequent annual general meeting। फर्स्ट एजीएम के केस में जो है आपको 9 मंथ का ही टाइम दिया गया, यू कांट एक्सीड दिस 9 मंथ, यू हैव टू कंडक्ट विद इन 9 मंथ्स। But in case of subsequent AGM, you are having also the time period of extra 3 months in case of specific reasons। Apart from that, the बिजनेस जो ये एजीएम का बिजनेस टाइम पीरियड जो होता है ना, उसको वी हैव टू कॉल ड्यूरिंग द बिजनेस आवर ऑफ एनी कंपनी, दैट इज़ बिटवीन 9 to 6 के अंदर ही आप बुलाओ एजीएम, उसके पहले या उसके बाद में बुलाना जनरली नहीं होता है। सो दैट शुड बी कंडक्ट विद इन द बिजनेस आवर ऑफ एनी कंपनी। एंड आप किसी भी दिन बुला सकते हो, यू कैन आस्क फॉर द एजीएम ऑन एनी डे एनी टाइम एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, आप चाहो तो संडे को कंडक्ट कर सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग। इफ़ यू वांट यू कैन कंडक्ट ऑन एनी पब्लिक हॉलीडे। It's not necessary that you have to conduct on only the only weekdays and all, it's not compulsory, you can conduct on any day except the national holiday that is provided or declared by the central government। central government ने generally जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर प्रोवाइड किया है
नेशनल हॉलीडे के लिए. सो ऑन दिस स्पेसिफिक 3 days वी कांट कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एनी कंपनी. तो इसमें ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना होगा कि इन सब दिनों में अपने नहीं कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वन बेसिक थिंग और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप AGM बुला रहे हैं तो यू शुड कंडक्ट द AGM एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. मेनली जनरली रजिस्टर्ड, अगर कम मेंबर्स है यू कैन कॉल ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. मान लो कोई कंपनी बहुत बड़ी है and registered office space is not enough for that, then you can call at any other place within the same city or a town. जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी रजिस्टर्ड ऑफिस के सिटी, टाउन एंड विलेज के अंदर ही आप किसी और जगह पे AGM बुला सकते हो, प्रोवाइडेड इसमें बोला ये गया है कि अगर आपका एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के केस में एक रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि लिस्टेड कंपनी के केस में आपको ये बोला गया है कि आप एनुअल जनरल मीटिंग जो है रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुला सकते हो या फिर आप किसी अदर प्लेस पे बुला सकते हो, बट विद इन द सेम सिटी एंड टाउन होना चाहिए. बट अनलिस्टेड कंपनी के केस में बोला ये गया है कि यू कैन कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग एट एनी अदर प्लेस इन द इंडिया. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाओ या अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एरियाज़ में बुलाओ. यू कैन कॉल एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया, बट उसके लिए भी एक प्रोवाइडेड बोला गया है कि यू हैव टू टेक द कंसेंट दैट शुड बी इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द मेंबर्स इन एडवांस. जितने भी आपके मेंबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम देम इन एडवांस एंड देयर आफ्टर यू कैन कॉल दोज मीटिंग इन एनी अदर प्लेसेस इन इंडिया. कहीं भी आप बुला सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने में बुला सकते हो, बट आपको पहले कंसेंट लेना ही पड़ेगा. ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, बट दिस एक्सेप्शन इज़ ओनली फॉर द अनलिस्टेड कंपनी, नॉट फॉर द लिस्टेड कंपनी. Now moving to the next thing, that is notice. Regarding notice, what is given in rules and regulations, generally section 101 deals with this. So you should must be clear in your mind that notice can be said to every members of the company. जितने भी मेंबर्स हैं उनको नोटिस भेजो. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो अगर मान लो कोई मेंबर मर गया है, वो डिसीज्ड है, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं इन दैट केस. सो नोटिस वुड बी सेंड टू एवरी मेंबर ऑफ कंपनी. डायरेक्टर्स को भेजो, ऑडिटर के भेजो, सेक्रेटेरियल ऑडिटर है उनको भी भेजना पड़ेगा, एंड और भी स्पेसिफाइड पर्सन जितने भी हैं उनको अपने को नोटिस भेजना पड़ता है AGM का. एंड अगर आप नोटिस भेज रहे हो देन यू शुड एटलीस्ट सेंड दोज नोटिस 21 days इन एडवांस ऑफ द मीटिंग. सपोज दैट आपका जिस दिन मीटिंग है उसके 21 days पहले आपको एटलीस्ट नोटिस भेजना पड़ेगा. एंड 21 days में क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, देखो द 2 dates शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ दैट. द फर्स्ट इज़ दैट डे ऑफ सेंडिंग द नोटिस. जिस दिन आप नोटिस सेंड कर रहे हो उस दिन को अपने नहीं काउंट करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिस दिन मीटिंग होने वाला है उस दिन को भी अपने नहीं काउंट करेंगे. उन दोनों डेट को छोड़ के अपने को 21 days काउंट करना है, एटलीस्ट 21 days होना चाहिए. और इसके अलावा और भी यहाँ पे जो लॉ में बोला गया है कि नोटिस अगर आप नोटिस दे रहे हो पोस्ट या कुरियर के थ्रू आप सेंड कर रहे हो तो 2 additional day यू हैव टू कंसिडर इन दैट केस. 2 दिन एक्स्ट्रा आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेंड. अच्छा, शॉर्टर नोटिस अलाउड है कि नहीं, इस केस में अलाउड है. कंसेंट आपको लेना पड़ेगा इन राइटिंग और इन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड. जैसे भी आप कंसेंट लेना चाहते हैं आप ले लो, बट कंसेंट शुड बी ऑब्टेन एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर्स हु आर इंटाइटल्ड टू बी वोट इन दैट मीटिंग. 95% ऑफ मेंबर्स जो उस मीटिंग में वोट करने के लिए लायबल हैं उनका कंसेंट लेना पड़ेगा. देयर आफ्टर वी कैन कंडक्ट दिस मीटिंग ऑन शॉर्टर नोटिस. Apart from that, what we have to also think, right, in this notice, that is we have to specify the date, time and date. Apart from that, full address of the venue. अपने को नोटिस में डे बताना पड़ेगा किस दिन होने वाला है ये मीटिंग, डेट बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा एंड एड्रेस भी क्या एड्रेस है
वो भी अपने को इस नोटिस में देना पड़ता है. Apart from that, we have to also specify the agenda, that is what is the nature or businesses to be going to transact in this meeting. We have to provide details regarding that also. Not only this, we have to also attach the attendance slip and proxy form भी अपने को attach करना पड़ेगा, and rules and regulations जो भी instructions हैं regarding the proxy forms and these things we have to provide in the notice. तो जब भी आप नोटिस सेंड कर रहे हो AGM का, यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंपनी का कोई वेबसाइट है तो साइमल्टेनियसली कंपनी को ये जो नोटिस है अपने वेबसाइट पे भी होस्ट करना पड़ेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. नेक्स्ट है हमारा कि कोरम अपने क्या देखेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे कि कितना कोरम हो रहा है, कंपनी का क्या नहीं हो रहा है, किस केस में मीटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है. इसके लिए द सेक्शन 103 डील्स विद द कोरम रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग. And we should consider that the quorum should be present throughout the meeting. अगर quorum throughout the meeting नहीं होता है तो वो meeting जो है adjourn हो जाएगा. So in that case, first of all, regarding the public company, what is the rules regarding the quorum? So see, अगर आपके कंपनी में 1000 members हैं, if in your company your member is up to 1000 as on the date of meeting, then in that case at least 5 members should be personally present. यहाँ personally present अपने काउंट करेंगे. यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर आपका कोई उस कंपनी में प्रॉक्सी आया ना, the proxy will be not counted for the quorum. We will count the person who will personally present. Proxy shall be excluded for determining the quorum. So in that case, so if you are having the member of 1000 as on the date of meeting, then the 5 will be quorum. If you are having the member of more than 1000 but up to 5000, in that case the quorum should be 15 होना चाहिए. मोर देन 5000 है तो 30 एटलीस्ट कोरम होना चाहिए. इतने तो होने ही चाहिए, तभी भी आगे मीटिंग जो है कंडक्ट हो पाएगा. these things were for the public company, but in case of a private company there is some other criteria. 2 members कम से कम personally present होने चाहिए performing the quorum of the company. And apart from these things, article जो है कंपनी का वो also provide कर सकता है for the higher number of the quorum of the any company. तो कोरम तो प्रेजेंट ही होना चाहिए मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए. मान लेते हैं अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है कंपनी में विद इन द हाफ एन आवर ऑफ द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, तो उस केस में क्या होगा, मीटिंग जो है एडजर्न हो जाएगा. आधे घंटा के अंदर अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग विल बी एडजर्न टू द सेम डेट इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस. नेक्स्ट वीक हो जाएगा, सेम डे रहेगा, सेम टाइम रहेगा, सेम प्लेस रहेगा, और वो मीटिंग जो है नेक्स्ट वीक के लिए एडजर्न हो जाएगा. इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि हो सकता है बोर्ड इस चीज़ को चेंज कर दे. बोर्ड में डिटरमाइन फॉर चेंजिंग द डेट टाइम एंड ऑल दिस थिंग्स. सो बोर्ड क्या करेगा कि बोर्ड जो है वो प्रोवाइड कर सकता है कोई और डेट या फिर कोई और टाइम और कोई और प्लेस. क्योंकि बहुत सारे केसेस में होते हैं ना कि लाइक पॉसिबल नहीं होता है सेम जगह पे सेम टाइम पे फिर से मीटिंग को कंडक्ट करना. तो इन दैट केस बोर्ड जो है डिसीज़न लेके हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो सेम नेक्स्ट डे में ही से नेक्स्ट वीक में ही सेम डे और सेम टाइम पे हो जाएगा. बट लेकिन बोर्ड अगर बोला है कि नहीं सेम टाइम सेम प्लेस पे नहीं हो रहा है तो बोर्ड इस केस में इंटीमेट करेगा. और इस केस में क्या है कि कंपनी को जो है एटलीस्ट 3 दिन पहले, in that case at least company should give the notice regarding that 3 days before the at least 3 days before the conducting of the meeting. ये तो या either the company can give intimate these informations or notice individually or public
डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है थ्रू एडवर्टीजमेंट. एंड अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी इंटीमेट कर रहा है, इन दैट केस द कंपनी शुड कीप इन माइंड दैट द टू थिंग्स, इट शुड पब्लिश दोज नोटिसेज इन टू टाइप ऑफ न्यूज़पेपर्स, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड सेकेंड इज़ वर्नाकुलर लैंग्वेज. और अगर मान लेते हैं कि अगर नेक्स्ट मीटिंग एडजॉर्न मीटिंग हो भी गया, उस एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? In that case, also provided in law is that if in that adjourned meeting, if quorum is not present, then in that case the members whoever is present, that shall be considered as a quorum and meeting will move on. जितने मेंबर प्रेजेंट है उसी को कोरम मान के और मीटिंग को आगे बढ़ा देंगे. अब इस केस में अपने को फिर से एडजर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी अपने. So these was the basic rules and regulations regarding the annual general meeting of any company. So thank you friends. I hope you like this video. Thank you.